हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन यानी बीए, और इसका हमारा चल रहा था 5th चैप्टर धंधा की व्यवस्था के स्वरूप। तो हमने इसमें ये सब हमने कल पढ़ लिए थे। हिंदू अविभक्त कुटुंब भी पढ़ा था, फिर साझेदारी के बाद अब हम पढ़ेंगे इसके सीमाएं यानी इसके लाभ, और हमने इसके विशेषताएं यानी लक्षण किस प्रकार से होते हैं, ये सब पढ़ने के बाद अब आज हम पढ़ेंगे इनकी सीमाएं क्या होती है। सबसे पहला इसमें है, नहीं हमारी ये सीमाएं भी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी पीढ़ी के प्रकार, यानी जो साझेदारी पीढ़ी है उनके प्रकार कौन कौन से और कितने होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके प्रकार हमारे होते हैं 4, ABCD 4 प्रकार होते हैं। पहला अवधि के अनुसार, दूसरा दायित्व के अनुसार, तीसरा इसमें धंधे के अनुसार, चौथा इसमें पंजीकरण के अनुसार। अब अवधि के अनुसार भी इसमें 3 है, ऐच्छिक साझेदारी, निश्चित अवधि की साझेदारी और निश्चित कार्य के लिए साझेदारी पीढ़ी 3। और दायित्व में 2 होते हैं, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। फिर धंधे के अनुसार एक सराफी पीढ़ी, एक सामान्य पीढ़ी, और पंजीकरण में होता है 2, एक पंजीकृत साझेदारी और दूसरा होता है अपंजीकृत साझेदारी। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला हमारा है अवधि के अनुसार किस प्रकार से इनकी साझेदारी होती है। ये अवधि के प्रकार है। इसमें है ऐच्छिक साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी की आयु साझेदारों की इच्छा पर आधारित होती है, यानी वो किस साझेदार के साथ जुड़ना पसंद करेंगे ये उनकी मर्जी पर आधारित है। समय अवधि भी निश्चित नहीं होती कि कितने सालों के लिए हम साझेदारी करेंगे। भाई जितना मन होगा, जितना कंपनी चलेगी, जितना धंधा चलेगा, और दोनों में जब तक मनमुटाव नहीं होगा, जब तक साझेदारी के मत सहमति और एकता होती है तब तक पीढ़ी चलती है। दोनों की बात जब तक सही चलती रहती है तो पीढ़ी यानी एकता भी उसमें बनी रहती है और धंधा भी चलता रहता है। कोई भी साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करने का इच्छुक हो तो कानूनी नोटिस देकर पीढ़ी का विसर्जन करा सकता है। अगर मान लीजिए साझेदार है, किसी को उसमें से हटना है तो वो कानूनी नोटिस दे करके फिर उसमें से हट सकते हैं। दूसरा है इसमें निश्चित अवधि की साझेदारी पीढ़ी। जब साझेदारी अनुबंध में साझेदारी की अवधि पूर्व निश्चित हो यानी पहले से ही निश्चित की गई हो तब इसे निश्चित अवधि की, यानी ऐसे बोलते हैं ना हम 5 साल चलो दोनों मिलकर के काम करेंगे, यानी निश्चित हो गया वो समय, तो पहले से ही जो समय निश्चित किया जाता है वो होता है निश्चित अवधि की साझेदारी। अवधि पूरे होने पर स्वतः ही पीढ़ी का विसर्जन होता है। जैसे 5 साल 10 साल का जो किया था टारगेट, वो फिर खत्म होते विसर्जन हो जाता है। ऐसा होने के बावजूद पीढ़ी के सभी साझेदार यदि सहमत हो तो अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। अब दोनों में अगर तालमेल सही चल रहा है तो वो 5 साल को उसके आगे भी बढ़ा सकती है। फिर है तीसरा निश्चित कार्य के लिए साझेदारी पीढ़ी। साझेदारी अनुबंध के द्वारा कोई निश्चित कार्य करने के लिए साझेदारी पीढ़ी की स्थापना की जाती है। यानी साझेदारी पीढ़ी में क्या किया जाता है, निश्चित कार्य यानी क्या काम करना है, इसके लिए साझेदारी पीढ़ी की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसकी शुरुआत की जाती है। तो इसे निश्चित कार्य के लिए साझेदारी भी कह सकते हैं, यानी कोई ना कोई कार्य तो निश्चित किया होगा तभी कंपनी में साझेदारी करके कोई व्यक्ति काम करेगा, यानी ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। निश्चित कार्य पूरा होने पर ऐसी पीढ़ी का स्वतः ही विसर्जन होता है, जैसे पुल, रोड, नहर। अब ये ऐसे काम है जो जब तक निश्चित है कि इतने साल में जैसे ही पूरा हो गया तो वो अपने आप ही साझेदारी फिर क्या होती है, बंद हो जाती है, विसर्जन हो जाता है। 20 था इसमें दायित्व के अनुसार। इसके अंदर पहला है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। यह साझेदारी पीढ़ी का विशिष्ट प्रकार है। पीढ़ी के मात्र एक साझेदार के अतिरिक्त शेष साझेदारों का दायित्व भी सीमित ही रखा जाता है, यानी जो भी दायित्व होता है वो पीढ़ी के जो साझेदार है उनके अलावा और जो साझेदार होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो सीमित दायित्व माना जाता है। दूसरा इसमें असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इसमें 2 पॉइंट है, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली।
तो इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। जितने भी साझेदार होते हैं उनका दायित्व भी असीमित होता है। यह पीढ़ी का दायित्व कुल संपत्ति की तुलना में बढ़ जाए तो प्रत्येक साझेदार को अपनी निजी संपत्ति बेच करने का कर दायित्व चुकाना भी पड़ता है। अगर मान लीजिए बहुत सारा जब धंधा कर रहे हैं, बहुत सारा जब रकम उधार हो जाती है तो उन्हें अपनी निजी संपत्ति बेचकर उनका ये क्योंकि असीमित दायित्व वाली है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी निजी जो संपत्ति है उसे बेच करके भी रकम चुकानी पड़ती है। अब सी है धंधे के अनुसार। शराफी पीढ़ी पहला है इसमें शराफी पीढ़ी। साझेदारी पीढ़ी का कार्य सार्वजनिक जनता के पास जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना होता है और निश्चित शर्तों के अंतर्गत ऋण देना हो तब ऐसे साझेदारी पीढ़ी को शराफी पीढ़ी कहते हैं। यानी ऋण के बदले में ऋण दिया गया है तो शराफी पीढ़ी उसे कहते हैं, अगर शर्तों के अधीन रह करके। ऐसी पीढ़ी में कम से कम 2 या अधिक से अधिक 10 साझेदार भी हो सकते हैं। कौन सी शराबी पीढ़ी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 व्यक्ति हो सकते हैं साझेदार के रूप में। इसमें सेकंड पॉइंट है सामान्य पीढ़ी। बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य धंधे के लिए रचित साझेदारी पीढ़ी को सामान्य पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी पीढ़ी में कम से कम 2 और अधिकतम 20 साझेदार भी हो सकते हैं जो सामान्य पीढ़ी होती है उसमें। अब डी है इसमें पंजीयन के अनुसार। पंजीयन के अनुसार साझेदारी पीढ़ी। जिस साझेदारी पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्टर के पास हुआ हो तो उसे पंजीकृत साझेदारी यानी रजिस्टर के द्वारा जो साझेदारी की गई है, पार्टनरशिप की गई है, उसे पंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहते हैं। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना हो तो पीढ़ी का लेना वसूल करने के लिए त्राहित प्रखर अदालत के द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि ये सारे काम कैसे हुए, पंजीकृत के द्वारा हुए हैं तो अपनी वसूली भी प्राप्त कर सकते हैं अदालत के माध्यम से। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं परंतु हितकारी है। पंजीकरण करवाया क्यों जाता है, एक प्रूफ के लिए कराया जाता है, इसके लिए यह अपने खुद के फायदे के लिए होता है। दूसरा इसमें है अपंजीकृत, वो तो था पंजीकृत, अब है अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी। यदि साझेदारी पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्टर से न करवाया गया हो तो इसे अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी के रजिस्टर के द्वारा हुआ तो पंजीकृत, नहीं हुआ तो अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहा जाता है। इस प्रकार की पीढ़ियां अपने लेने की वसूली अदालत के द्वारा सरलता से नहीं कर सकती हैं क्योंकि इनका पंजीकरण तो हुआ नहीं होता है तो फिर इनको लेने में वसूल करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब है साझेदारी पीढ़ियों का पंजीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 1932 के कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जा सकता है। पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, यानी जरूरी तो नहीं है लेकिन अपने खुद के फायदे के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है। लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियाँ होती है, इसीलिए पीढ़ी को पंजीकरण करवाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है तो इसके लिए क्या होता है, इससे तो अच्छा है कि पंजीकरण करवा ही लेना चाहिए। पीढ़ी जिस राज्य में स्थापित हो उस राज्य के रजिस्टर राज्य के नियुक्त पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण करवाने के लिए नियामक पत्र में जरूरी विवरण को भरकर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर कर जरूरी फीस के साथ पत्रक रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है। जब पंजीकृत करवाया जाता है तो सभी के उसमें साइन लिए जाते हैं आवेदन पत्र में और साथ में सभी का नाम वगैरह भी लिखा जाता है और उसकी जो फीस होती है वो भी ली जाती है। इसमें पंजीकरण पत्रक में समाज यानी किस प्रकार से पंजीकरण करवाया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है पीढ़ी का नाम और पता, यानी कहीं पे भी कुछ भी हम जब फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले नाम और एड्रेस ही होते हैं, तो इनमें भी यही होता है। पीढ़ी की शाखाएं यानी कौन कौन सी कहाँ का शाखाएं हैं। फिर तीसरा है साझेदारों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर। ये सेम वही है कि हम अपनी जैसे आईडी प्रूफ बनाते हैं जो संपूर्ण डिटेल उसके सामने रखते हैं, तो इसमें भी साझेदार कौन है उसका नाम होता है, उसका पता होता है और उसी के टेलीफोन नंबर लिखे जाते हैं। चौथा है प्रत्येक साझेदार की प्रवेश की तिथि, यानी एंट्री कब हुई, कितनी तारीख को हुई उसकी, ये प्रवेश की तारीख ये ज़रूरी है। डेट तो वैसे ही मैं पत्रों में ही बताती हूँ कि बहुत सही रहता है क्योंकि वो हमारे एक प्रूफ का काम करती है, इसलिए प्रवेश की तिथि भी लिखी जाती है। फिफ्थ है साझेदारों का लाभ और हानि का प्रमाण, यानी किस प्रकार से इनका लाभ हानि का प्रमाण लिखा गया है। साझेदार की पूंजी संबंधी, यानी कितने साझेदार ने कितने की पूंजी लगाई है उसके बारे में भी उसको जानकारी देने लिखी जाती है। पीढ़ी की अवधि यानी कितने समय तक, कितने साल कितने समय के लिए
साझेदार रहेंगे। ये सारी डिटेल उसमें भरनी पड़ती है। ऊपरी विवरण को ध्यान में रखकर रजिस्टर पीढ़ी का पंजीकरण करता है, उसका प्रमाण पत्र देता है। पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ, यानी जब पंजीकरण करवाया जाता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले अपने लेनदार के संबंध में पीढ़ी त्राहित व्यक्ति के सामने दावा कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, वो पंजीकरण किया हुआ होता है, तो वो जब भी पैसा लेना होता है तो वो अपना यानी कोर्ट में केस कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई के द्वारा पैसा वसूल कर सकते हैं। दूसरा है, पीढ़ी का कोई भी साझेदार दूसरे साझेदार पीढ़ी के सामने दावा कर सकता है। तीसरा है, साझेदार अपने अधिकारी तथा हिस्से के लिए अदालत से न्याय की मांग भी कर सकता है। बिल्कुल कि है ना, जो भी साझेदार है अब उनके पास अधिकार है कि उन्हें हिस्सा चाहिए अपना, तो इसके लिए वो अदालत के पास जा सकता है, यानी कानूनी कार्रवाई करके अपनी मांग कर सकता है। चौथा है, निवृत्त होने वाला साझेदार सार्वजनिक जनता को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। जैसे कई बार पेपरों में आती है कि फिर उसको परेशान नहीं किया जाए, उसको उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ से हट चुका है, तो उसे कोई भी परेशान नहीं करे, वो एक नोटिस के रूप में दे देता है। पांचवा है, पीढ़ी के पंजीकरण करवाने से सार्वजनिक जनता को पीढ़ी के स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी किस प्रकार से कौन कौन इस जो पीढ़ी है, जो कंपनी है, उसमें कौन कौन साझेदार है, उसकी जानकारी पंजीकरण के द्वारा लोगों को मिलती है। साझेदारी का करार पत्र। साझेदारी एक अपने अनुबंध से उत्पन्न होने वाला संबंध है, यानी अनुबंध में जो लिखा जाता है कौन कौन पार्टनर है उससे संबंधित है। यह अनुबंध पत्र लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है। जो अनुबंध नहीं होता है कि दोनों के में लिखित साइन वगैरह होते हैं, एक प्रूफ होता है, वो उसमें अब ये मौखिक भी हो सकता है, यानी मुँह से भी कर सकता है, और लिखित भी, लेकिन लिखित ज़्यादा कारगर साबित होता है। अनुबंध पत्र लिखित में हो तो ज़्यादा अच्छा है। लिखित अनुबंध से साझेदार की शर्तें भी स्पष्ट होती है। जो लिखा हुआ होता है ना, जो उसमें शर्तें वगैरह भी सब लिखी होती है, तो वो सही होता है, क्योंकि मुँह से बोला हो तो कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मना कर देते हैं, बोले नहीं हमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, बोला ही नहीं था। लिखित अनुबंध एक तरह की साझेदारी का संविधान भी माना जाता है। साझेदारों का अनुबंध कानूनी निशानतों की मदद से ही तैयार किया जाता है। जो अनुबंध होता है वो जो मेन जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, कंपनी को जो देखभाल करते हैं, जानकार होते हैं, उनके माध्यम से ही उनके मदद के द्वारा ही इसे तैयार किया जाता है। किसे? अनुबंध को। अनुबंध में समाज विवरण, जो अनुबंध होता है उसमें क्या क्या विवरण होता है? पहला, इसमें पीढ़ी का नाम और पता, यानी कौन सी कंपनी है उसका नाम और वो कहाँ पे है वो। दूसरा है साझेदार के नाम, पते, उम्र, प्रकार तथा टेलीफोन नंबर, यानी साझेदार कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो कितने साल के हैं, ये सब, टेलीफोन नंबर वगैरह ये सब उसमें लिखा जाता है। तीसरा है पीढ़ी का उद्देश्य और धंधे का प्रकार, यानी पीढ़ी का जो शुरुआत करने जा रहे हो, स्थापित करने जा रहे हो, तो वो उद्देश्य क्या है और कौन सा धंधा करना है। फिर है पीढ़ी प्रारंभ करने की तारीख तथा अवधि, यानी कौन सी तारीख को और कितने समय तक के लिए पीढ़ी कर रहे हो, यानी साझेदारी करनी है। साझेदारी की पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज देना हो तो संबंधी, यानी जो भी साझेदार की जितनी पूंजी है वो कितनी पूंजी है, उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये सब, इन सब की जानकारी उसमें लिखी हुई होती है। साझेदारों का व्यक्तिगत आनंद तथा उसकी सीमाएं, यानी कितना उनको अधिकार है और कितना उनकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, दायित्व है। साझेदार द्वारा पीढ़ी को दिए गए लोन के ब्याज की दर, यानी जो साझेदार की पीढ़ी को दिए थे लोन, वो जो, तो उनकी ब्याज दर क्या है। लाभ हानि के विभाजन का प्रमाण, यानी किस प्रकार से लाभ हानि को बांटा जाएगा। साझेदारों के बीच कार्य का विभाजन, यानी अगर मान लीजिए 3-4 जो साझेदार है तो उनमें किस प्रकार से कार्य, कौन कौन से कार्य कौन कौन से साझेदारों के द्वारा किया जाएगा। साझेदारों को वेतन, कमीशन या अन्य सुविधाएं संबंधी जानकारी, जो भी साझेदार है उनको वेतन क्या है, या फिर अगर वेतन भोगी पे रखा गया है या कमीशन बेस पे रखा गया है, या फिर अन्य कोई उन्हें सुविधा दी जाएगी, वो सारी जानकारी उसमें होती है, लिखा हुआ होता है। साझेदारी पीढ़ी के हिसाब तथा खाते रखने की व्यवस्था, यानी साझेदारी का जो हिसाब लेखा जोखा होता है उसको किस प्रकार से रखा जाएगा और खाते रखने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। बैंक में पीढ़ी में के खाते खुलवाने, उसके लेन देन संबंधी अधिकार की व्यवस्था, यानी बैंक में जब खाता खुलवाया जाता है, यानी काम किसके द्वारा होता है, बैंकों के द्वारा ही होता है आजकल लेन देन का काम, तो उसके लिए खाते खुलवाने का अधिकार और उसकी व्यवस्था भी
की जानी आवश्यक है। ख्याति के मूल्यांकन की विधि की यानी सुप्रसिद्ध बनने के लिए क्या क्या किस प्रकार से काम करना है, यानी अपनी कंपनी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। मतभेद तथा झगड़े के निवारण के समय पंच की व्यवस्था। अभी मान लीजिए साझेदार है, जहाँ 2-3 लोग होते हैं तो उनके क्या कि समन्वय यानी मत एक साथ अगर नहीं मेल खा रहे हैं, कई बार हो जाता है ऐसा आपसी झगड़े में, और फिर वो झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए यानी उसको उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए वहाँ पर 5 मतलब व्यक्तियों की भी व्यवस्था होती है जो दोनों को आसानी से समझा सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, यानी जो भी कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उन पे कौन और किस प्रकार से साइन कर सकता है उसका भी अधिकार। नए साझेदार का प्रवेश और पुराने साझेदार की निवृत्ति संबंधी व्यवस्था, यानी पुराना जो साझेदार जो चल रहा है उसको निवृत्ति किस प्रकार से प्रदान होती है, वो निवृत्त होगा तभी नया साझेदार का प्रवेश करवाया जाता है, यानी किस प्रकार से नए साझेदार का प्रवेश होगा और फिर निवृत्त किस प्रकार की व्यवस्था के साथ किया जाता है। साझेदार के अधिकारों करते हुए कि साझेदारों के पास क्या क्या अधिकार होते हैं और उनके कर्तव्य कंपनी के प्रति क्या होते हैं। व्यस्त साझेदारों के प्रवेश की व्यवस्था। अब अव्यस्त व्यक्तियों के प्रवेश तो करवा नहीं सकते, जो व्यस्त साझेदार होते हैं तो उनकी जो प्रवेश की प्रक्रिया वो व्यवस्था वो किस प्रकार से होती है। पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाब के निपटारे की व्यवस्था। जब कंपनी बंद हो रही है, किसी कारणवश बंद हो रही है, तो जो भी हिसाब होगा उसे किस प्रकार के निपटाया जाता है, यानी उसकी व्यवस्था क्या होती है। ये हमारे सारे जो पॉइंट्स है वो अनुबंध में समाविष्ट विवरण होते हैं। इसके द्वारा ही जो साझेदारी को जो करार पत्र दिया जाता है, जो आपसी समझौते का जो करार पत्र होता है, उसमें ये सारी संपूर्ण जानकारियों यानी ये सारी विवरण भी उसमें समाविष्ट होता है। लिखित अनुबंध में दी गई जानकारियां दर्शाई जा सकती है। अनुबंध की अनुपस्थिति में साझेदार अधिनियम की व्यवस्था अपने आप लागू हो जाती है। अब है हमारा व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी पीढ़ी के मध्य क्या क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी व्यक्तिगत मालिकी क्या होती है और साझेदारी पीढ़ी क्या होती है। वैसे तो पता ही, व्यक्तिगत यानी खुद के अकेले के और साझेदारी यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। जहाँ एक ही व्यक्ति धंधे की स्थापना करने का विचार करे यानी सोचे तथा पूंजी की व्यवस्था करे, लाभ हानि स्वयं ही भुगते, उसे व्यक्तिगत मालिकी कहते हैं। व्यक्ति की मालिकी किसे कहते हैं? जहाँ व्यक्ति खुद अकेला पैसा लगाए, खुद ही उसको सोचे कि कौन सा काम करना है, और जो भी उसमें लाभ हो या हानि हो उसका भुगतान भी वो खुद ही करे, और जो पूंजी उसमें लगेगी उसकी व्यवस्था भी वो खुद ही करे, उसे कहते हैं व्यक्तिगत मालिकी। और साझेदारी पीढ़ी क्या होती है? साझेदारी कुछ ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सबके द्वारा अथवा सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा चलाए जाने वाले धंधे के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी साझेदारी पीढ़ी क्या होती है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर के कोई काम करने की सोचते हैं, करते हैं, तो पैसा भी दोनों का ही लगता है, साथ में जो लाभ हानि होती है वो भी उनमें ही दोनों को बांट दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है सदस्य। व्यक्तिगत मालिकी में तो क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है, और साझेदारी पीढ़ी में क्या होता है? कम से कम 2 तथा शराबी पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक 10 और सामान्य पीढ़ी के लिए 20 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है कि कम से कम तो होते हैं 2 या 2 से अधिक। फिर जो शराबी पीढ़ी होती है उसमें 10 साझेदार भी हो सकते हैं, और जो सामान्य पीढ़ी होती है उसमें 20 सदस्य भी साझेदार बन सकते हैं। तीसरा इसमें है पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी जो होती है, व्यक्ति खुद अकेला जो धंधा करता है तो उसमें जो पैसे लगाता है वो भी अकेला मालिक ही लगाता है, क्योंकि उसकी तो है भी व्यक्तिगत यानी खुद की है, तो पैसा कोई और लगाएगा ही नहीं। और अगर मान लो बाहर से भी लगाएगा तो उधार के रूप में लगाएगा, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा या फिर उसको ही चुकाना पड़ता है। जबकि साझेदारी पीढ़ी में क्या है? साझेदारी अनुबंध के अनुसार सभी साझेदार जितने भी उसमें साझेदार होते हैं, 2, 10 हो, 5 हो, जो भी होते हैं, वो सब मिलकर के ही उसमें पैसा लगाते हैं। चौथा है इसमें स्थापना।
वे धंधे की स्थापना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यानी अकेला व्यक्तिगत मालिकी में क्या होता है, अकेला व्यक्ति है, पैसे अकेले लगा रहा है, उद्देश्य उसका धंधा कमाना है, तो फिर इसकी स्थापना वो ही व्यक्ति खुद जो धंधा शुरू करने वाला वो कर सकता है। जबकि अब वो ऐसा जरूरी नहीं लिख के करे या नहीं करे, उसकी मर्जी, उसका धंधा है, वो ऐसे भी शुरू कर सकता है। जबकि साझेदारी में क्या होती है, जब स्थापना की होती है तब लिखित अथवा मौखिक अनुबंध के द्वारा, यानी या तो बोल करके कि पार्टनर कौन कौन है, कितने पैसे लगाएंगे, ये सारी आपस में बातचीत होने के बाद लगाया जाता है, या फिर उसमें लिखित भी हो सकती है। अब है निर्णय। व्यक्तिगत मालिकी में एक ही व्यक्ति के मालिक होने से तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। मालिक अकेला है तो जो भी धंधे में जो भी निर्णय लेगा वो अकेला ही लेगा, उसके और जल्दी से भी ले सकता है, उसे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि साझेदारी पीढ़ी में क्या होता है, एक से ज़्यादा साझेदार होने की वजह से निर्णय लेने में विलम्ब होता है, क्योंकि पहले उन साझेदारों से बात करेगा, फिर किसी को क्या समझाएगा, किसी को क्या समझ। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सभी कोई एक ही की बात से सहमत हो जाए, यानी उनको अपनी बातों को समझाने के कारण उनमें निर्णय लेने में देरी हो जाती है, क्योंकि अलग अलग है, सबका माइंड अलग अलग चलता है। ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का तो दिमाग एक ही तरीके से चलेगा, लेकिन जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो सबके माइंड को अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको निर्णय लेने में समस्याएं होती है और देर हो जाती है। 6 पॉइंट है लाभ हानि। व्यक्तिगत मालिकी में लाभ हानि का मात्र मालिक को ही भुगतना पड़ता है। अगर लाभ होता है तो भी मालिक का होता है, नुकसान होता है तो भी मालिक का होता है, यानी लाभ हानि का जो भी भुगतान होता है वो उसे खुद को ही, यानी मालिक को ही भुगतना पड़ता है। जबकि साझेदारी पीढ़ी में क्या होता है, अनुबंध के अनुसार लाभ हानि साझेदारों के बीच में विभाजित होती है, यानी जितने भी साझेदार होते हैं, अगर लाभ होता है कंपनी में तो भी सब बांट दिया जाता है, और अगर हानि होती है तो भी सब मिलकर के उसे विभाजित किया जाता है, यानी सभी को मिलकर के लाभ हानि, यह अनुबंध में, उनके अनुबंध में ऐसा होता है, लिखा हुआ होता है। 7वां है पंजीकरण। पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि खुद का व्यक्तिगत मालिकी में पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें कानून वगैरह का कोई समस्या ही नहीं आएगी। जबकि इसमें क्या होता है, साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जा सकता है, परंतु अनिवार्य नहीं है। इसमें पंजीकरण करवाया तो जा सकता है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन करवाना हितकारी भी होता है, क्योंकि पार्टनरशिप है, कब कौन बेईमानी कर जाए ये किसी का कोई मालूम नहीं चलता, इसीलिए उसमें पंजीकरण करवाना खुद के लिए लाभकारी होता है। 8वां है रहस्यों की गोपनीयता। व्यक्तिगत मालिकी में एक ही व्यक्ति मालिक होने से रहस्यों की गोपनीयता बनी रहती है, यानी एक ही मालिक है तो जो भी रहस्य है वो किसी को तो पता चलने ही वाले नहीं है, वो तो खुद जो सोचता है, जो खुद काम करता है, तो किसी को कैसे पता चलेगा, जब तो वो उसके जो भी रहस्य हैं वो गुप्त रहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक साझेदार होने से रहस्यों को कम गुप्त रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं, आपस में तो डिस्कशन करे बिना, निर्णय लिए बिना काम हो नहीं सकता। तो इसके कारण क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं तो उसमें जो रहस्य होते हैं वो आपस में डिस्कशन करने के कारण वो गुप्त नहीं रहते हैं, वो सब जगह सबको मालूम हो जाते हैं। 9वां पॉइंट है भाग का वितरण। व्यक्तिगत मालिकी में क्या होता है, मालिक जब चाहे भाग का हस्तांतरण कर सकता है, यानी खुद का है तो खुद के हिस्से का कभी भी हस्तांतरण कर सकता है, यानी खुद से नहीं चल रही तो अपने और किसी उत्तरदायित्व को भी सौंप सकता है, वो हस्तांतरण कर सकता है। उसमें किसी की कोई समस्या, उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि साझेदारी पीढ़ी में क्या होता है, दूसरे साझेदारी की सहमति हो तभी भाग का हस्तांतरण कर सकता है, यानी सारे पार्टनर जब होते हैं तो उनमें आपस से पहले डिस्कशन होता है, फिर उनसे सभी निर्णय लिए जाते हैं उसके बाद कि मैं अपने जो भी साझा है वो किसी और को हस्तांतरण करना चाहता हूँ, यानी उससे पैसे वसूल करके अपने नाम को किसी और का पार्टनरशिप करना चाहता है। तो ये कब होता है, ये सभी साझेदारों की सहमति के बाद होता है, बिना सहमति के वो संभव नहीं है। अब है 10वां पॉइंट है हमारा जोखिम।
व्यक्तिगत मालिकी में धंधे में सारे जोखिम मालिक को ही होने थे। अब जोखिम नुकसान वगैरह तो होता ही है। अगर मान लीजिए जा रहा है सामान टूट जाता है, चोरी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, तो इन सब में जो भी जोखिम होती है उन सब का सामना, जो भी नुकसान होता है उसको भुगतना मालिक को ही पड़ता है, क्योंकि इसमें उनके अलावा और कोई भुगतने वाला नहीं होता है। जबकि साझेदारी पीढ़ी में क्या है कि पीढ़ी के जोखिम साझेदारों के बीच जितना भी अगर नुकसान वगैरह होता है, आगजनी होता है, टूट फूट होती है, बारिश से खराब हो जाता है, तो उसका क्या है कि जो भी विभाजन है नुकसान का, जोखिमों का, वो सभी पार्टनरों में उसमें बांट दिया जाता है, यानी विभाजित होता है। जबकि इसमें व्यक्तिगत मालिकी में ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक को अलग अकेले को ही ये सब भुगतना पड़ता है। तो अभी हमने पढ़ा वाला व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी पीढ़ी की। इसको मैं एक बार में ये विदाउट इसके बता देती हूँ कि व्यक्तिगत मालिकी क्या होती है। जब एक व्यक्ति अपना खुद का किसी उद्देश्य, धंधे के किसी उद्देश्य को रख करके और उसी में खुद ही पूंजी लगाएगा, खुद ही उसका लाभ हानि करेगा, वह मालिक भी खुद ही होता है। और अगर उसमें स्थापना करनी है तो वो भी उसको किसी की डिसीजन की आवश्यकता नहीं होती। निर्णय अगर लेने होते तो वो भी जल्दी से ले लेते हैं और वो कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं। साथ में उसका लेन देन का जो लाभ हानि का जो भुगतान होता है वो भी खुद का ही होता है और उनमें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जब मर्जी होता है वो अपने हक को किसी और को हस्तांतरण भी कर सकता है और अपने धंधे की गोपनीयताएं भी वो बनी रह सकती है। जो भी सारे, और मान लीजिए अगर कोई नुकसान भी होता है तो उसका सामना भी उसे ही करना पड़ता है। ये तो था व्यक्तिगत मालिकी। साझेदारी पीढ़ी में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर के काम करते हैं वो साझेदारी होती है। और इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और ये जो पूंजी साझेदार है तो पूंजी भी सब लोग मिलकर के ही लगाते हैं। ये मौखिक और लिखित दोनों अनुबद्ध होता है और इसके अनुसार साझेदार में तो जो भी लाभ हानि होता है वो भी सभी में बांट दिया भी जाता है और इसमें जो भी रहस्य हैं वो गुप्त नहीं रहते हैं, क्योंकि जितने साझेदार होते हैं उसके अनुसार ही उनमें आपसी डिस्कशन, आपसी वार्तालाप करने के कारण वो सभी को मालूम रहते हैं। और इसमें हस्तांतरण बिना सहमति के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है और जो जोखिम होती है उसका सामना सब मिलकर के कर लेते हैं। और इसी के साथ आज हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी किसी को कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम, तो वो पूछ सकते हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने, फर्स्ट पूरा करना है, सेकंड में से फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट पूरा करना है, सेकंड वाले पूरे करने हैं, थर्ड में से तीसरा, पांचवा, 6, 7, 4 करने हैं, 3, 5, 6, 7। चौथे में करना है आपको तीसरा वाला और चौथा वाला, और पांचवे वाले में से फर्स्ट वाला। ये आपको सबको करने हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है, किसी को कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आता है, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन ये करनी है क्योंकि आपके जनवरी के 2nd वीक से सभी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो ये आप सबको पढ़ना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। कल हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। बाय बाय।